हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो रिडॉक्स रिएक्शन टाइप के रिएक्शन है उसमें हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन होगा तो वहां भी मुझे इक्विवेलेंट वेट का यूज होगा, तो मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालने होंगे रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, तो कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों एक साथ होती है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है MnO4- ये रिएक्ट कर रहे हैं C2O4 से। ये रिएक्शन हो रही है और इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है CO2 प्लस MnO2। ठीक है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है? यहाँ पर Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो Mn यहाँ पर +7 स्टेट से +4 स्टेट में आ रहे हैं, इसका मतलब डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। और कार्बन यहाँ पर +3 स्टेट से +4 स्टेट में आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में एक साथ दो रिएक्शन हो रही है, इसको हम लोग कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग अगर देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे इस टाइप की रिएक्शंस में, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- will be equal to number of gram equivalent of C2O4 number of gram equivalent of C2O4 and this will be equal to number of gram equivalent of CO2 and this will be equal to number of gram equivalent of MnO2। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है, ये कहती है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो या कोई भी रिएक्शन हो, एसिड बेस रिएक्शन हो या कोई भी रिएक्शन हो, उसमें जितने चीज रिएक्ट कर रहे हैं और जितनी चीज प्रोड्यूस हो रही है सारे की नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगी। जिसमें रिएक्ट कर रहे हैं ये दोनों चीज, प्रोड्यूस हो रही है ये दोनों चीज, सारे की नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगी। अब मुझे पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ मोल हम लोग निकालते हैं वेट बाय मोलिकुलर वेट, ये होती है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, इसका फॉर्मूला होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले सारे चीज के इक्विवेलेंट वेट निकालने होंगे, इसके 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 और इसके। तो रिडॉक्स रिएक्शन में जितनी चीज रिएक्ट कर रही है और जितनी चीज प्रोड्यूस हो रही है सारे के ग्राम इक्विवेलेंट मुझे अगर इक्वेट करने हैं, तो सारे के वेट क्वेश्चन में अगर दिए हैं तो मुझे सारे के इक्विवेलेंट वेट निकालने होंगे, तभी हो सकता है। या कोई रिडॉक्स टाइट्रेशन है हम लोग देखेंगे, वहां भी इसका यूज होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं इसका इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला वही होता है जो पहले था, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा। तो ये हो जाएंगे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हो जाएंगे इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। या कुछ बुक्स में रिडॉक्स रिएक्शन के केस में इसको एन फैक्टर भी कहते हैं, तो इससे हमें घबराना नहीं है, दोनों सेम चीज है। एन फैक्टर क्या है? वैलेंसी फैक्टर है। तो फॉर्मूला वही है इक्विवेलेंट वेट का, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे एन फैक्टर कैसे निकालें। मॉलिक्यूलर वेट तो इजी है, जैसे वहां निकालते थे उसी तरीके से यहाँ भी निकालना है। तो मतलब यहाँ पर एन फैक्टर कैसे निकालना है हमने एक अलग से वीडियो में डिस्कस किया है। एन फैक्टर निकालने के लिए, वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए एसिड के, बेस के, सॉल्ट के या कोई भी रिएक्शन हो रही है इसमें हम लोग अलग अलग चीज के कैसे निकालते हैं एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। तो अभी हमें बेसिकली क्या देखना है कि रिएक्शन जो हो रही है उसकी हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर एन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन अगर हो रही है तो इसमें दो चीज होती है, एक को कहते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरे चीज होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एक चीज होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सेकेंड थिंग इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है? जिस चीज का रिडक्शन होता है, विच अंडरगोज रिडक्शन, जिस चीज का रिडक्शन होता है उस चीज को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा चीज होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है, तो जिस चीज का रिडक्शन हो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि MnO4- का रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे? दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और जिस चीज के ऑक्सीडेशन हो रहे हैं उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके हो रहे हैं ऑक्सीडेशन, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज हमें ध्यान रखना होगा किसी भी रिएक्शन में कि जिस चीज के ऑक्सीडेशन होंगे उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस चीज के रिडक्शन होंगे उसे कहेंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। तो मुझे अब पहले समझना होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, मतलब जो चीज रिएक्ट कर रहे हैं उसके एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, किसी भी रिएक्शन में एन फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, तो जो चीज रिएक्ट कर रहे हैं, जिस चीज की हम लोग बात करेंगे, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, तो पर मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने इलेक्ट्रॉन के गेन कर रहे हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस डेफिनेशन को ध्यान से समझिए, क्योंकि इस डेफिनेशन को नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी चीज होती है जिसका कि रिडक्शन होता है। जिसका रिडक्शन होता है इसका मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन की गेन करते हैं। तो पर मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के गेन करते हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड एन फैक्टर। व्हाट इज एन फैक्टर? हम लोग क्या निकाल रहे हैं अभी? एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर हम लोग फाइंड कर रहे हैं। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट तो हम लोग निकाल लेंगे। ये क्या होते हैं? ये होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो ये पर मोल जितने इलेक्ट्रॉन के गेन करेंगे वो हो जाएगा उसका वैलेंसी फैक्टर। जैसे कि ऊपर वाला रिएक्शन में हमारा ऊपर वाला रिएक्शन था कि MnO4 माइनस रिएक्ट कर रहे थे C2O4 माइनस का, तो इसमें MnO4 माइनस है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पर मोल MnO4 माइनस जितने इलेक्ट्रॉन के गेन करेंगे, दैट नंबर विल बी वैलेंसी फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस। और C2O4 माइनस रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये पर मोल जितने इलेक्ट्रॉन के लॉस कर रहे हैं, दैट नंबर विल बी कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर ऑफ दैट। तो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या लिखेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट के लिए लिखेंगे एन फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय पर मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इस चीज को ध्यान में रखिए, इसी पे सारे कॉन्सेप्ट है, इसी पे सारे चीज हो गए। इस दो लाइन को अगर आप समझ गए तो मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एक नंबर है, गेन्ड या लॉस्ट अलग अलग केस में। पर मोल ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पर मोल। पर मोल सब्सटेंस जितने इलेक्ट्रॉन के लॉस करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन के गेन करेंगे इन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एन फैक्टर। ठीक है ना? तो इसको हम लोग रफली क्या लिखेंगे? इसको रफली हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय पर मोल ऑफ सब्सटेंस इज वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर ऑफ दैट सब्सटेंस इन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है? इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, लॉस या गेन होगा डिपेंडिंग अपॉन वो रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बाय पर मोल ऑफ सब्सटेंस। मैं सिमिलरली इसको सब्सटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस इन रिडॉक्स रिएक्शन, उसको हम लोग कहेंगे एन फैक्टर। अब समझते हैं इस चीज को एन फैक्टर कि ये इस चीज का मतलब क्या है। इस चीज का मतलब समझिए, उस रिएक्शन को मैं फिर से नीचे लिख रहा हूँ, MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस से CO2 प्लस MnO2 बन रहा है। इस रिएक्शन को फिर से नीचे लिख रहे हैं और इसमें हम लोग निकालेंगे इसका एन फैक्टर। हमारा रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस, इससे बन रहे हैं CO2 प्लस MnO2। तो इसमें सारे चीज के एन फैक्टर निकालने होंगे हमें, क्योंकि सारी चीज के अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालने हैं तो इसकी बात करता हूँ। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहे हैं +4। तो Mn इसका हम लोग एन फैक्टर निकाल रहे हैं या वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे हैं सारी चीज का। तो MnO4 का कैसे निकालेंगे? तो पर मोल MnO4 के अंदर कितना Mn है? पर मोल MnO4 माइनस आयन के अंदर एक मैंगनीज है, 1 मैंगनीज है पर मोल। फिर से बता दे रहा हूँ, इस चीज को समझिए ध्यान से, क्या होते हैं एन फैक्टर? तो पर मोल सब्सटेंस जितने इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन करेंगे, पर मोल सब्सटेंस जितने इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन करेंगे। पर मोल MnO4 के अंदर एक Mn है, तो इसके अंदर एक Mn है। कितने इलेक्ट्रॉन के गेन करेंगे? तो राइट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। राइट साइड ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है माइनस लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, मतलब ये -3 वैल्यू आ गई इसकी। इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन के गेन करेंगे, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो गई? इसकी एन फैक्टर कितनी हो गई? 3। क्लियर है? या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास 1 Mn है, तो 1 Mn के कारण MnO4 के अंदर 1 Mn है, तो 1 Mn के कारण चेंज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +3, मतलब इस साइड मुझे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया। इसका वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया। अब इसका हम लोग
वैलेंसी फैक्टर में कहूँ कभी एन फैक्टर को, दोनों सेम चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। अब C2O4 के अंदर देखते हैं, कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। यहाँ पर देखिए पर एक कार्बन के कारण चेंज हो रहे हैं +3 से +4, एक कार्बन के कारण एक बढ़ रहा है। यहाँ पर मोल इसके अंदर कितने कार्बन है? 2, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी? एक मोल C2O4 के अंदर 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 इंटू राइट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 माइनस लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर देना है, मतलब 2 इंटू 1 हो जाएंगे तो इक्वल टू 2, इसका मतलब राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन के गेन होंगे, तो इसकी एन फैक्टर कितनी हो गई? 3। क्लियर है ये चीज? यही है डेफिनेशन, यही मैंने बताया था ऊपर में। इस लाइन को समझना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय पर मोल ऑफ सब्सटेंस। तो पर मोल ऑफ सब्सटेंस, इस सब्सटेंस के पर मोल में 2 कार्बन है, एक कार्बन के कारण एक बढ़ रहा है, 2 के कारण 2 बढ़ेगा। एक कार्बन के कारण +3 से +4 1 इंक्रीज कर रहे हैं, तो 2 कार्बन के कारण +3 से +4 2 इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे इसकी एन फैक्टर 2 होगी। ठीक है, यहाँ पर 2 है, गलती से मैंने 3 लिख दिया था, 2। अब इसके अंदर इसका कितना होगा वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर? देखिए CO2 पर मोल CO2 में कितने कार्बन है? 1, पर मोल CO2 में 1 कार्बन है। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, पर मोल सब्सटेंस में जिस चीज के चेंज कर रहे हैं उसका नंबर पहले लिख देंगे, इसके अपोजिट साइड में। इस साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 माइनस इस साइड में कितने हैं? +4। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 इंटू -1 मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1, मतलब कि हमें इस साइड इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C2O4 का वैलेंसी फैक्टर 2 है, यहाँ पर CO2 का 1 है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों के सेम होंगे, दोनों में कार्बन है, तो दोनों में कार्बन है तो इसके पर मोल में 2 कार्बन है। लेफ्ट साइड में पर मोल C2O4 2- के अंदर 2 कार्बन है, राइट साइड में पर मोल CO2 के अंदर 1 कार्बन है, इसीलिए डिफरेंस आ गया। इसका कितना होगा वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर? तो हम लोग लिखेंगे Mn, पर मोल MnO2 के अंदर 1 Mn है तो 1 लिख दिया। इसके ऑपोजिट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑपोजिट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, +7 माइनस इस साइड में Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, +4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू +3, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई? +3। मतलब हमें नंबर लिखने प्लस माइनस से मतलब नहीं है, 3। तो ये हो जाते हैं वैलेंसी फैक्टर। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर 3 हो गई, इसकी वैलेंसी फैक्टर 2 हो गई, इसकी वैलेंसी फैक्टर 1 हो गई, इसकी वैलेंसी फैक्टर 3 हो गई। अब हमें क्या करने हैं? तो हमें एन फैक्टर आ गए, तो सारे की एन फैक्टर की वैल्यू सारे कितनी आ गई? तो अब इस सारे की इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेंगे? तो इसके इक्विवेलेंट वेट के लिए इसकी मॉलिक्यूलर वेट हम लोग फाइंड कर लेंगे ऐड करके, 1 Mn के और 4 ऑक्सीजन के जोड़ देंगे, डिवाइड बाय 3। इसकी कितनी हो जाएगी? C2O4 2- की इक्विवेलेंट वेट, C2O4 2- की मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज आयनिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं अभी। ईच कार्बन के होते हैं 12, तो 2 कार्बन के 24, ईच ऑक्सीजन के होते हैं 16, तो इसको हम लोग सम अप कर देंगे। तो इसको मैं सिर्फ M ही लिख रहा हूँ, मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। इसके कितने होंगे इक्विवेलेंट वेट? तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, इसके हो जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। इस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग निकालते हैं एन फैक्टर, और इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन रहेगा हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं उसके एन फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट। फॉर एग्जांपल एक दूसरा मैं रिडॉक्स रिएक्शन ले रहा हूं, उसका हम लोग फाइंड करेंगे एन फैक्टर और उसके हम लोग फिर फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है MnO4- प्लस SO3 इससे प्रोडक्ट बन रहे हैं SO4 प्लस MnO4 ये रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पे सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पे सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पे Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। सही लिखा है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट x - 6, हाँ +4, ठीक है। तो Mn यहाँ पे क्या हो रही है? Mn +7 से +6 स्टेट में जा रही है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो गए? ये हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सल्फर +4 से +6 स्टेट में आ रहे हैं, मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ये क्या है? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये क्या हो गया? दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अब दोनों हम सारे एक चीज के हम निकालते हैं, पहले एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। MnO4 के क्या होगा? MnO4 पर मोल MnO4 के अंदर कितने Mn है? 1 इंटू राइट साइड में Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +6 माइनस लेफ्ट साइड में Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट +7।
इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू -1। या इसको ऐसे देखिए, पर मोल MnO4 के अंदर 1 Mn है, राइट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +6, लेफ्ट साइड में +7, एक का डिफरेंस है तो लेफ्ट साइड में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। डायरेक्टली हम लोग ऐसे कर सकते हैं। इसका कितना होगा, पर मोल SO3O2- के अंदर 1 सल्फर है तो 1 सल्फर लिख दिया, इनटू राइट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 माइनस लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +4। इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी +2। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें लेना है नंबर, तो इसकी एन फैक्टर की वैल्यू हो गई 1, इसके एन फैक्टर की वैल्यू 2। इसका एन फैक्टर कितना होगा, पर मोल SO4 के अंदर 1 सल्फर है तो 1, इस साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 माइनस इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +6, वैल्यू कितनी आ गई +2, मतलब इसकी एन फैक्टर 2। सिमिलरली यहाँ पे MnO4 के अंदर तो पर मोल MnO4 में 1 Mn है, 1 Mn है तो 1 इंटू इस साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑपोजिट साइड में +7 माइनस इस साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +6। इसको सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ गई +1। तो इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 1। ठीक है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, मतलब है किसी से एक्चुअली यहाँ पर -2 होगा। ठीक है, तो हमें नंबर लेना है तो यहाँ पर 2 हो गया एन फैक्टर, यहाँ पर 1, तो एन फैक्टर की वैल्यू हम ऐसे फाइंड कर लिए। अब जब एन फैक्टर आ गया या वैलेंसी फैक्टर आ गया तो बहुत आसान है इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना। इसके इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएंगे, तो इस चीज के मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देना है 1 से, इसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देना है 2 से, इसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देना है 2 से, इसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देना है 1 से। इस तरीके से कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन रहेगा आप फाइंड कर सकते हैं एन फैक्टर, और फिर हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसके इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो आई होप आपका क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट इससे। तो आप कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन ट्राई करना और उससे इसी चीज को फॉलो करके सारे रिडॉक्स रिएक्शन के हम लोग एन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नॉर्मेलिटी क्या होते हैं, व्हाट इज नॉर्मेलिटी, और फिर हम लोग देखेंगे टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो ये कॉन्सेप्ट्स के यूज आएंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।